तो आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो पहली नज़र में एक सामान्य यहाँ तक कि थोड़ा बोरिंग सरकारी काम लगता है, लेकिन असल में एक बड़े संघर्ष का मैदान बन गया है। हाँ बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं भारत में चल रहे गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण की, जिसे SIR भी कहा जा रहा है। और ये कोई रूटीन प्रक्रिया नहीं है ना? मतलब इस बार कुछ अलग हो रहा है। बिल्कुल अलग। देखिए, ये प्रक्रिया हर चुनाव से पहले होती है, लेकिन इस बार जिस लेवल पर ये हो रहा है और जो हंगामा इस पर मचा है, वैसा पहले कभी नहीं देखा गया। गहन शब्द पर जोर है शायद। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब है कि यह सिर्फ नए नाम जोड़ने या हटाने तक सीमित नहीं है। इस बार हर एक वोटर का दरवाजे पर जाकर मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है। ओह, तो इसी पैमाने की वजह से ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया है। जी हाँ। और हमारे पास जो स्रोत हैं वे एक बहुत ही उलझी हुई तस्वीर दिखाते हैं। ये सिर्फ वोटर लिस्ट अपडेट करने की प्रक्रिया नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी 3 बहुत अलग अलग पहलू हैं। एक मानवीय, दूसरा कानूनी और तीसरा पूरी तरह से राजनीतिक। हाँ, और इन तीनों मोर्चों पर जबरदस्त खींचतान चल रही है। और इन तीनों में से जो मानवीय पहलू है वो शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जा रहा है। हाँ, लेकिन हमारे सामने जो जानकारी है वो बताती है कि ये सबसे ज्यादा परेशान करने वाला भी है। बूथ लेवल पर काम करने वाले कर्मचारियों की मौतें और उनका संघर्ष, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। तो चलिए इस पूरी तस्वीर को परत दर परत खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और क्यों ये इतना उलझ गया है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले उसी पहलू पर बात करते हैं जो अक्सर बड़ी राजनीतिक बहसों में कहीं खो जाता है। जमीन पर काम कर रहे लोगों की कहानी। ये बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO हैं कौन और उनके साथ हो क्या रहा है? देखिए, ये इस पूरे मामले का सबसे दुखद पहलू है। असल में ये BLO कोई विशेष चुनाव कर्मचारी नहीं है। अच्छा। है लिपिक यानी क्लर्क है या दूसरे सरकारी विभागों के कर्मचारी हैं जिन्हें अपने रोजमर्रा के काम के अलावा ये अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इस बार ये जिम्मेदारी, जैसा कि आप कह रही थी, जानलेवा साबित हो रही है। जानलेवा कहना बहुत बड़ी बात है। मतलब क्या हम यहाँ सिस्टम की लापरवाही की बात कर रहे हैं? लापरवाही भी है और काम का दबाव भी, ये दोनों ही बातें हैं। हमारे सामने जो जानकारी है वो किसी आरोप की तरह नहीं, बल्कि एक जमीनी हकीकत की तरह पेश की गई है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, केरला, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, कई राज्यों से BLO की मौतों की खबरें आई हैं। मौतें? जी, किसी को हार्ट अटैक आया, किसी को ब्रेन हेमरेज हुआ और कुछ ने तो दबाव में आकर आत्महत्या तक कर ली। आत्महत्या? ये तो बहुत ही भयानक है। इसकी मुख्य वजह है काम का अत्यधिक बोझ और बहुत ही कम समय, और एक डर। डर? कैसा डर? ये डर कि अगर काम समय पर नहीं हुआ तो उनकी नौकरी पर संकट आ सकता है। लेकिन ये तो पहले से ही शिक्षक या क्लर्क जैसी स्थायी नौकरियों में है ना? बिल्कुल। तो ये डर सिर्फ इस अतिरिक्त काम को खोने का नहीं है, डर अपनी मूल नौकरी पर आंच आने का है। तो ये एक तरह से दोहरी तलवार हुई। मैं समझ सकता हूँ। आखिर उन्हें कितना काम करना पड़ रहा है कि स्थिति यहाँ तक पहुँच गई। इसकी प्रक्रिया को समझने से तस्वीर साफ हो जाएगी। हर BLO के पास लगभग 1000 वोटरों का एक बूथ होता है। 1000 वोटर? हाँ। अब सोचिए, उन्हें इन 1000 लोगों के घर घर जाकर संपर्क करना है। ये पक्का करना है कि वे वहीं रहते हैं या नहीं। फिर नए वोटरों का नाम जोड़ना, जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका नाम सूची से हटाना। और इन सब के लिए ढेरों फॉर्म भरने होते होंगे। बहुत सारे। और आज के डिजिटल जमाने में ये सब कागजी काम के बाद खत्म नहीं होता। इसे ऑनलाइन भी तो करना पड़ता होगा। हाँ, और यहीं से असली सिरदर्द शुरू होता है। ये सारा डेटा फिर एक ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होता है। और जो जमीनी हकीकत सामने आ रही है वो ये है कि अक्सर ये पोर्टल क्रैश हो जाते हैं। ओह, तो मतलब घंटों की मेहनत बेकार। बिल्कुल। कल्पना कीजिए, दिन भर की भागदौड़ और घंटों की मेहनत के बाद जब आप डेटा अपलोड करने बैठें और सिस्टम बैठ जाए, फिर आपको सारा डेटा दोबारा डालना पड़ता है। इसकी वजह से तो उन्हें रात रात भर जागना पड़ रहा होगा। पड़ रहा है। और इन सब के ऊपर से वरिष्ठ अधिकारियों का लगातार दबाव बना रहता है। तो इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र का जो सबसे पहला सिपाही है, जो जमीन पर वोटर लिस्ट बना रहा है, वही सिस्टम के बोझ तले सबसे ज्यादा पिस रहा है। एक तरह से नींव में ही एक दरार है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या ये पहली बार हो रहा है? मतदाता सूची का सत्यापन तो हमेशा होता है। सत्यापन हमेशा होता है, लेकिन इस तरह का गहन और इतना बड़ा सर्वेक्षण, जानकारी के मुताबिक ये पिछले 3 वर्षों से चल रहा है। पर इस बार का जो दबाव है और जो समय सीमा है वो शायद पहले से कहीं ज्यादा सख्त है। और इस जबरदस्त तनाव और अतिरिक्त काम के बदले में उन्हें मिलता क्या है? उन्हें सालाना 12,000 रुपए अतिरिक्त मिलते हैं। पूरे साल के लिए? हाँ, और इस बार के विशेष अभियान के लिए 2,000 रुपए का भत्ता अलग से दिया जा रहा है।
तो ये तो पैसों की बात नहीं लगती। नहीं, जैसा कि रिपोर्ट्स इशारा करती हैं, समस्या सिर्फ पैसों की नहीं, सिस्टम के रवैये की भी है। एक बहुत ही मजबूत शब्द का इस्तेमाल हुआ है, अमानवीय कठोरता। अमानवीय कठोरता, इसका क्या मतलब है? क्या सिर्फ डांट डपट की बात हो रही है या मामला उससे भी आगे है? मामला उससे कहीं आगे है। इसका मतलब है कि प्रशासन का रवैया बेहद सख्त है। कुछ राज्यों में तो इन कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज की गई है। एफआईआर? जी, और कुछ को सस्पेंड कर दिया गया है। अब जब नौकरी जाने का डर और कानूनी कार्रवाई का खौफ हो, तो तनाव का स्तर क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी दबाव को देखते हुए शायद चुनाव आयोग ने डेडलाइन थोड़ी बढ़ाई है। हाँ, डेडलाइन 7 दिन बढ़ाई गई है, 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या 7 दिन इस भारी बोझ को कम करने के लिए काफी हैं? मुश्किल लगता है। इतनी बड़ी मानवीय कीमत चुकाने के बाद ये सोचना लाजमी है कि क्या इस सिस्टम को कहीं चुनौती नहीं दी जा रही? मतलब ये लड़ाई दफ्तरों से निकलकर कहीं और भी लड़ी जा रही है। बिल्कुल, और यहीं से कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है, कानूनी लड़ाई का। जब जमीन पर इतना तनाव हो, तो इसका अदालतों तक पहुंचना स्वाभाविक है। तो कौन गया है कोर्ट? केरल, तमिलनाडु और बंगाल की सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती दी है। अच्छा, राज्य सरकार है खुद? जी हाँ, उनका तर्क प्रक्रिया की कठिनाइयों और इसके पीछे की राजनीतिक मंशा दोनों को लेकर है। तो कोर्ट ने क्या कहा? क्या प्रक्रिया पर रोक लगा दी? नहीं, यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। कोर्ट ने याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार करते समय ही साफ कर दिया कि वह इस प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएगा। एक मिनट, एक तरफ कर्मचारी परेशान हैं, राज्य सरकारें विरोध कर रही हैं, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि प्रक्रिया चलती रहेगी। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। देखिए, यहाँ एक बहुत बारीक कानूनी सिद्धांत काम करता है। कोर्ट चुनावी प्रक्रिया में तभी दखल देता है जब उसे लगे कि प्रक्रिया खुद ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत को चोट पहुंचा रही हो। और वोटर लिस्ट को साफ करना तो निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है। बिल्कुल, मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना चुनाव आयोग का एक संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि वो प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएगा। तो फिर याचिका का मतलब क्या हुआ, अगर प्रक्रिया रुकनी ही नहीं है? नहीं, मतलब है, कोर्ट का कहना है कि अगर प्रक्रिया को लागू करने के तरीके में कुछ दिक्कतें हैं, जैसे कि बीएलओ को हो रही परेशानियां, हाँ, या डेडलाइन की अव्यवहारिकता या डेटा को लेकर कोई समस्या, तो उन पर विचार किया जाएगा और उन्हें दूर करने के निर्देश दिए जा सकते हैं। अच्छा, तो मतलब कोर्ट प्रक्रिया की वैधता पर सवाल नहीं उठा रहा, बल्कि उसे लागू करने के तरीके की समीक्षा कर सकता है। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल ये काम रुकेगा नहीं। तो इसका मतलब है कि कानूनी दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, लेकिन फौरी राहत की उम्मीद भी नहीं है। और जब अदालत से तुरंत कोई समाधान नहीं मिलता, तो जाहिर है कि असली घमासान राजनीतिक मोर्चे पर ही लड़ा जाएगा। आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। यहाँ लड़ाई सीधे तौर पर एनडीए और आईएनआईडीआई ब्लॉक के बीच है। ये सिर्फ वोटर लिस्ट अपडेट करने का मामला नहीं रहा, बल्कि यह एक राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन बन गया है। तो एनडीए का आधिकारिक तर्क क्या है? वे इस बेहद तनावपूर्ण प्रक्रिया पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? एनडीए, खासकर सत्ताधारी दल का तर्क बहुत सीधा है। उनका कहना है कि मतदाता सूची का पूरी तरह से सत्यापन बहुत जरूरी है। किस लिए? ताकि असली और नकली वोटर्स का पता चल सके। उनका विशेष जोर बंगाल और असम जैसे सीमावर्ती राज्यों पर है। अच्छा, सीमावर्ती राज्यों पे? हाँ, जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक उनका कहना है कि इन राज्यों में बांग्लादेश और कुछ हद तक म्यांमार से आए घुसपैठियों की बड़ी संख्या है जो अवैध तरीके से वोटर बन गए हैं। और जाहिरा उनका आरोप ये होगा कि ये तथाकथित घुसपैठिए किसी खास राजनीतिक दल को वोट देते हैं। जी हाँ, रिपोर्ट्स में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि एनडीए का मानना है कि ये घुसपैठिए तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों के थोक वोट बैंक हैं। तो ये एक तरह से विपक्ष के वोट बैंक पर हमला है? उनके नजरिए से तो यही है। अगर इस सत्यापन प्रक्रिया के जरिए इन नामों को सूची से हटा दिया जाता है, तो विपक्ष को भारी चुनावी नुकसान हो सकता है। यहाँ से ये मामला और भी पेचीदा हो जाता है। तो विपक्षी दलों को किस बात का डर है? क्या ये सिर्फ वोटों के नुकसान का डर है? वोटों के नुकसान का डर तो है ही, लेकिन इसके अलावा एक बड़ा डर और भी है जो ज्यादा गहरा है। उन्हें ये भी लगता है कि इस प्रक्रिया से आम मुस्लिम समाज में ये संदेश जा सकता है कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। तो उन्हें अपने कोर वोटर के छिटकने का डर है? हाँ, वे इस पूरी कवायद को एक समुदाय को शक के दायरे में लाने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं।
और क्या इसका कोई बड़ा राजनीतिक संदर्भ भी है, जैसे कि एनआरसी या सीए को लेकर जो बहसें चलती रही हैं? बिल्कुल। विपक्ष इस पूरी प्रक्रिया को एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने की दिशा में पहला कदम मान रहा है। उन्हें लगता है कि ये उसी बड़ी योजना का हिस्सा है। तो ये एक तरह से ट्रोजन हॉर्स वाली बात हो गई। विपक्ष को लग रहा है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के बहाने असल में एनआरसी सीएए की जमीन तैयार की जा रही है। हाँ, और बीजेपी के कुछ नेताओं के बयानों ने इस आग में घी डालने का काम किया है। कैसे? जानकारी के अनुसार पार्टी के नेता कह चुके हैं कि घुसपैठियों को हर हालत में जाना ही होगा, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है। क्या? कि आधार कार्ड नागरिकता का कोई पैमाना नहीं माना जाएगा, बल्कि लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए दूसरे सबूत भी देने होंगे। इस तरह के बयानों ने विपक्ष के डर को और मजबूत किया है। तो इन सब का जमीनी स्तर पर क्या असर हो रहा है? ये राजनीतिक बयानबाजी और कानूनी दांव-पेच आम लोगों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं? इसकी एक बहुत ही चिंताजनक तस्वीर सामने आ रही है। इस बयानबाजी से उन लोगों में घबराहट फैल गई है जिन्हें घुसपैठिया कहा जा रहा है, और साथ ही उन लोगों में भी जो शायद उन्हें किसी न किसी तरह से पनाह देते आए हैं। एक सामाजिक बेचैनी का माहौल बन रहा है। हाँ बिल्कुल, और इसका एक ठोस उदाहरण भी है जो इस घबराहट को दिखाता है। क्या है वो? एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कई लोग सीमा पर इकट्ठा होकर वापस बांग्लादेश जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता महसूस हो रही है। लेकिन क्या बांग्लादेश उन्हें वापस ले रहा है? यही तो कहानी का ट्विस्ट है। जब वो सीमा पर पहुंचते हैं तो बांग्लादेशी सीमा पुलिस उन्हें वापस लेने में आनाकानी कर रही है, तो वे एक तरह से नो मैन्स लैंड में फंस गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो मुद्दा एक प्रशासनिक प्रक्रिया के तौर पर शुरू हुआ था, वो अब एक मानवीय संकट का रूप भी ले सकता है। बिल्कुल, और यही इस पूरे मामले का निचोड़ है। मूल रूप से मतदाता सूची में संशोधन या सत्यापन से किसी को इनकार नहीं है। ये एक अच्छी और जरूरी प्रक्रिया है, लेकिन हर पार्टी के अपने अपने राजनीतिक एजेंडे ने इसे एक बड़ा और बदसूरत विवाद बना दिया है। तो कुल मिलाकर इसका मतलब क्या है? हमने देखा कि कैसे एक प्रशासनिक प्रक्रिया के पीछे कर्मचारियों का दर्द, अदालती दांव-पेच और एक तीखी राजनीतिक लड़ाई छिपी हुई है। हाँ, एक तरफ काम के बोझ तले दबे कर्मचारी हैं जिनकी जान तक जारी है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक दल हैं जो इसे अपने फायदे नुकसान के चश्मे से देख रहे हैं। ये बिल्कुल सही सारांश है। ये मामला दिखाता है कि कैसे लोकतंत्र की एक बुनियादी प्रक्रिया यानी एक साफ सुथरी मतदाता सूची तैयार करना राजनीतिक स्वार्थों की भेंट चढ़ सकता है। और इसका सबसे भारी खामियाजा वो लोग भुगत रहे हैं जो इस पूरी व्यवस्था की सबसे छोटी लेकिन सबसे अहम कड़ी हैं। वही बूथ लेवल के कर्मचारी। और अंत में, जैसा कि हमारे स्रोत भी इशारा करते हैं, ये सिर्फ विरोध और समर्थन की लड़ाई नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, निष्कर्ष यही है कि सत्ता पक्ष को इस विरोध का सामना तो करना ही होगा, ये राजनीति का हिस्सा है। लेकिन साथ ही इससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि सत्यापन के सिस्टम को आसान बनाने की जरूरत है, ताकि बीएलओ जैसे कर्मचारी सुगमता से और बिना अपनी जान जोखिम में डाले काम कर सकें। हाँ, तो यहाँ से हमारे सुनने वालों के लिए सोचने की एक बड़ी बात निकलती है। हाँ, और असली सवाल ये है, क्या हमें हर चुनाव से पहले इस तरह की एक अस्थायी फौज खड़ी करनी चाहिए जो लगभग हर बार दबाव में टूट जाती है, या अब वक्त आ गया है कि वोटर लिस्ट जैसे नाजुक काम के लिए एक स्थायी, पेशेवर और जवाबदेह सिस्टम बनाया जाए? क्योंकि अगर लोकतंत्र की नींव बनाने वाले ही सुरक्षित नहीं हैं, तो इमारत कितनी मजबूत होगी? बिल्कुल सही, यही सबसे बड़ा सवाल है।